Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th April 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about monetary policy review. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, कैसे उसका रिव्यू होता है हर 2 महीने पे, ये सब हम लोग अपने बेसिक इकोनॉमिक क्लास में तो सीखते ही हैं. लेट्स जस्ट रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट वंस एंड देन वी विल टेक द करंट डेवलपमेंट. तो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो पॉलिसी रेट्स आरबीआई तय करती है जिसकी मदद से ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर पैसे का सप्लाई जो है वो रेगुलेट होता है. ये सब बेसिक बातें आपको याद आ रही होंगी कि व्हेन देयर इज सिचुएशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन देन उस केस में आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज अपनाती है एंड व्हेन देयर इज सिचुएशन ऑफ लो ग्रोथ तो फिर आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है. और भी ज़्यादा फंडामेंटल तरीके से देखें तो मॉनेटरी पॉलिसीज आर ऑफ टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव के अलग अलग टूल्स भी हमने देखे हुए हैं. तो आरबीआई फ्रेम्स मॉनेटरी पॉलिसी एंड डज रेगुलर मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू एज पर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. अब 2016 से पहले monetary policy review was solely done by RBI governor. It is done every second month. लेकिन as a result of amendment in RBI Act in 2015, now there is a monetary policy committee. It is 6-member committee which has 3 members from the government and 3 members from the RBI side. और इस कमेटी के चेयरमैन आरबीआई गवर्नर हिमसेल्फ हैं. और अब जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है हर 2 महीने पे, इट इज डन बाय दिस कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. और इसमें जैसे 6 मेंबर्स हैं तो फैसला जो है वो वोटिंग के बेसिस पे होता है और जिस सजेशन को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो फिर फैसला एक्सेप्ट होता है. इन केस ऑफ टाई आरबीआई गवर्नर गेट्स टू हैव कास्टिंग वोट. मतलब अगर टाई हो जाता है, 3 लोग कुछ कह रहे हैं, 3 लोग कुछ और कह रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू से संबंधित कि कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी रेट बढ़ाना है या घटाना है, और उसको लेकर के अगर टाई हो जाता है तो उस केस में आरबीआई गवर्नर के पास पावर होगा दोबारा से वोट देने का, कास्टिंग वोट देने का, और उसके बेसिस पे तय होगा कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होनी चाहिए. तो हर 2 महीने पे होती है. तो फरवरी के बाद अब अप्रैल में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुई है. इट हैज़ बीन डन बाय आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यूनानिमसली यानी कि 6 के 6 मेंबर्स ने मिल करके तय किया है कि रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाया जाए और अब इसको ला दिया जाए 6%. देखिए मैं कभी भी कहता नहीं हूं कि आप मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को रटें, बट चूंकि बार बार हाल फिलहाल में रेपो रेट को घटाया जा रहा है, इस कारण से मुझे लग रहा है कि दिस नंबर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर्स प्रीलिम्स एग्जाम. हो सकता है वो पूछ लें कि रेपो रेट अभी कितना चल रहा है एज पर द रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू डन इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025. तो पिछले 2 बार से लगातार, जैसे देखिए 57 मंथ से राइट सिंस 2022, आई एम सो सॉरी, राइट सिंस 2020 आरबीआई हैज नॉट बीन चेंजिंग द रेपो रेट. काफी मतलब सालों से रेपो रेट जो है 6.5% ही था, और रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा होता है बैंक रेट एंड एमएसएफ रेट, और उससे 0.25% कम होता है एचडीएफ. ये तो बात हमने क्लास में भी देखी थी. अब फरवरी महीने में आरबीआई ने, फरवरी 2025 में आरबीआई ने फैसला किया कि वो रेपो रेट को घटाएंगे 6.5 से ला कर देंगे 6.25. जैसे ही रेपो रेट यहाँ तक आएगा तो फिर एमएसएफ रेट अपने आप 6.75 से घट करके हो गया 6.5 एंड एचडीएफ जो है अपने आप 6.25 से घट करके हो गया 6%. अब अप्रैल महीने में आरबीआई ने तय किया कि द रेपो रेट विल बी फर्दर ब्रॉट डाउन फ्रॉम 6.25 टू 6%. दैट मीन्स ऑटोमेटिकली द बैंक रेट बिकम्स एंड एमएसएफ रेट बिकम्स 6.25 and HDF rate becomes 5.75% because they are indexed. MSF and bank rate is indexed 0.25% higher than repo rate, while standing deposit facility rate is indexed 0.25% lower than repo rate. तो आरबीआई ने हाल फिलहाल में फैसला किया कि फिर से वो
रेपो रेट को थोड़ा घटाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार के लिए रेट्स इंपॉर्टेंट है एंड दिस डिसीजन हैज बीन टेकन यूनानिमसली। अब जब रेपो रेट घटाया गया है तो इससे क्या होगा, होम लोन, कार लोन, ये सब सस्ता होगा, जिससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ेगा। तो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब का कहना है कि इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है, तो अभी ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारा ग्रोथ को पुश करने के लिए। और वैसे भी अमेरिका के टैरिफ सैंक्शंस के बाद दुनिया के सारे देशों के ऊपर अमेरिका ने भी टैरिफ्स इंक्रीज किए, तो उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन का प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसको टैकल करने के लिए हमने रेपो रेट को रिड्यूस किया ताकि देयर विल बी मोर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड दैट विल पुश द इकोनॉमी, दैट विल गिव इम्पेटस टू द इकोनॉमी एंड एनीवे इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। तो आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा कि इसी कारण से वी आर गोइंग टू टेक एकोमोडेटिव स्टैंड्स। पिछले 2 बार से मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में हम लोग लगातार ले रहे हैं एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स। तो हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे ये भी पूछ ले कि क्या होता है एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस। एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस इज सिंपली अनदर वर्ड फॉर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। accommodative monetary policy stance simply means कि RBI is looking forward to boost economic growth by increasing money supply and keeping interest rates, especially repo rate, low. तो ये जो लगातार आरबीआई रेपो रेट्स को रिड्यूस कर रही है, इसी को कहा जाएगा एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी ने पिछले साल मेंस में ऐसा प्रश्न पूछा था कि फूड इन्फ्लेशन के पीछे के कारण क्या हैं और क्या मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्टरेशन से फूड इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सकता है। तो फूड इन्फ्लेशन के पीछे देखिए मेनली कारण होता है मॉनसून का फेलियर हो जाना या इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस का बढ़ जाना या फिर कभी पूरी तरीके से क्रॉप का डिस्ट्रॉय हो जाना फॉर पेस्ट अटैक और समथिंग। तो फूड इन्फ्लेशन के जो कारण हैं उनको मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यूज करके, मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्टरेशन करके बड़ी आसानी से टैकल करना थोड़ा कठिन है। उसमें आप पैसे का सप्लाई घटाओगे तब भी फूड इन्फ्लेशन नहीं कम होता है इन जनरल, बिकॉज इट इज मेनली ड्यू टू रिडक्शन इन सप्लाई। तो मैंने आपको बताया है ना इन्फ्लेशन पढ़ाते वक्त क्लास में कि इन्फ्लेशन कैन बी बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। अब डिमांड पुल में भी 2 तरीके हो सकते हैं, एब्सोल्यूट डिमांड का बढ़ना या रिलेटिव डिमांड का बढ़ना। तो फूड इन्फ्लेशन में जनरली कारण होता है रिलेटिव डिमांड का बढ़ना, क्योंकि सप्लाई जो है एक से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आई जस्ट होप कि जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स हो चुका है उनको ये बातें याद आ रही होंगी। तो इस डिस्कशन के बेसिस पे इस क्वेश्चन को भी थोड़ा अटेम्प्ट कीजिए कि फूड इन्फ्लेशन को मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करके और कंट्रोल कर पाना थोड़ा कठिन है। जरूरत पड़े तो हिंट्स पढ़िए, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट निवेशक दीदी इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। निवेशक दीदी इनिशिएटिव है क्या? इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो विमेन पोस्टल वर्कर्स हैं यानी कि फीमेल डाकिया हैं, उसके अलावा जो विमेन कम्युनिटी लीडर्स हैं, जैसे ग्राम पंचायत के अंदर जो सरपंच हैं, अगर विमेन हैं तो उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपने एरिया के बाकी विमेन के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट कर पाए। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब एबिलिटी टू नो हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, हाउ टू मैनेज योर मनी इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, इसी को कहा जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये निवेशक दीदी इनिशिएटिव की मदद से कोशिश की जा रही है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जाए बाय द वुमेन फॉर द वुमेन। निवेशक दीदी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इन एसोसिएशन विद इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इसका नाम याद रखना है। करंट न्यूज ये है कि निवेशक दीदी स्कीम का फेज 2 हाल फिलहाल में अब लॉन्च किया है इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने मिल करके। अब फेज 2 में ज़्यादा फोकस रखा जाएगा रूरल, सेमी अर्बन एंड अंडर सर्व्ड एरियाज के ऊपर। अब इन निवेशक दीदी इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने में जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक का। तो थोड़ा समझते हैं इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक के बारे में। ये जैसा नाम से आपको समझ आ रहा है पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक क्या करता है? डिपॉजिट लेता है बट लोन नहीं देता। भारत सरकार ने 2018 में फैसला किया कि रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए हम पोस्ट ऑफिसेस को पेमेंट बैंक में कन्वर्ट कर देते हैं। पोस्ट ऑफिसेस का गांव-गांव में ब्रांचेज है,
तो व्हाई नॉट टू मेक पोस्ट ऑफिसेस प्ले ड्यूअल रोल? अपार्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस दे शुड बी यूज्ड एज अ पेमेंट बैंक ऑल्सो, जिस कारण से गांव के लोग वहां जाकर के अपना अकाउंट खोल पाए और उसमें कुछ पैसे डाल करके अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि रेमिटेंस, पेमेंट सर्विसेज, ये सब अवेल कर पाए। तो इस मकसद से पोस्ट ऑफिसेस को कन्वर्ट किया गया इनटू पेमेंट बैंक और फिर बनाया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन 2018। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इट इज 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन पोस्ट विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो सिंस इट इज अ पेमेंट बैंक, इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट बट इट डज नॉट गिव लोन। मैक्सिमम डिपॉजिट बाय अ कस्टमर कैन बी अप टू 2 लाख रुपीज as पर आरबीआई गाइडलाइंस। तो पोस्टल पेमेंट बैंक का सिग्निफिकेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसका मकसद ही है कि रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जाए। उसी मकसद से उसने रूरल एरियाज में वीमेन के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट हो, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है निवेशक दीदी इनिशिएटिव। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्वांटम सुप्रीमेसी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। क्वांटम सुप्रीमेसी समझने से पहले एक बार हमें रिवाइज करना होगा डिफरेंस बिटवीन क्वांटम एंड क्लासिकल कंप्यूटिंग। हमने फरवरी महीने में भी एक बार ये टॉपिक देखा था। क्लासिकल कंप्यूटिंग क्या होते हैं? क्लासिकल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं हु बेसिकली रन विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो जब भी आप मान लीजिए कि कोई नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो सब क्लासिकल कंप्यूटर्स ही हैं। तो उसमें जब भी हम लोग कीबोर्ड पे कोई बटन दबाते हैं तो द इंफॉर्मेशन हैज टू रीच टू सीपीयू कि क्या यूजर चाहता है। दैट information reaches to CPU in form of electrical impulses and electrical impulses are in the form of binary mode। मतलब अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, एक बार इम्पल्स जाएगा फिर एब्सेंट होगा फिर इम्पल्स जाएगा। तो अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का सिग्नल है। जैसे मान लीजिए बस समझाने के लिए है कि अगर आपने दबाया ए तो उसके लिए ऐसा होगा कि एक इम्पल्स जाएगा फिर थोड़ा गैप रहेगा फिर एक इम्पल्स जाएगा, ये साइन हुआ ए का। बी के लिए 2 इम्पल्स लगातार आएगा फिर थोड़ी देर गैप रहेगा फिर तीसरा इम्पल्स आएगा, ऐसा कुछ। तो क्लासिकल कंप्यूटर्स में जो प्रोसेसिंग होता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है, दैट हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। आइदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विल बी देयर जिसको कहा गया 1 और इट विल बी एब्सेंट जिसको कहा गया 0। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन बाइनरी मैनर। बट इससे होता क्या है ना कि प्रोसेसिंग काफी स्लो हो जाती है। क्लासिकल कंप्यूटर्स का प्रोसेसिंग जो है काफी स्लो होता है। वहीं आजकल के नए सिस्टम्स आ रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग वाले। दे यूज क्वांटम बिट्स ऑल्सो नोन एज क्यूबिट्स। दीज क्यूबिट्स कैन ऑपरेट एट डिफरेंट लेयर्स, not just in binary mode 0 and 1, they can have different levels even between 0 and 1। जैसे कन्वेंशनल कंप्यूटर्स या क्लासिकल कंप्यूटर्स में आइदर 0 या 1 बाइनरी सिस्टम है, बट क्यूबिट्स इट कैन हैव सेवरल, इट कैन अटेन सेवरल stages even between 0 and 1, and qubits are used for quantum computing। They can exist at several positions between 0 and 1 simultaneously। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल है, जैसे कोई क्वाइन रखा है टेबल पे, तो टॉप पे या तो हेड होगा नहीं तो टेल होगा, ये है बाइनरी थिंकिंग। लेकिन अगर उस क्वाइन को आप स्पिन कर दें तो हेड टेल एक साथ ही आपको दिखने लगता है। ये इस तरीके का एग्जाम्पल जो है दैट रिलेट्स टू क्यूबिट। अब क्यूबिट्स की मदद से बनाया जाता है क्वांटम कंप्यूटर्स, and that is the reason why quantum computers are much faster in their processing। Qubits are generally made up of superconducting materials which are having near zero electrical resistance, for example niobium, aluminium, tantalum। अब क्वांटम कंप्यूटिंग फास्टर क्यों होता है एज कंपेयर टू क्लासिकल कंप्यूटिंग? उसके पीछे का कारण तो हमने देख लिया कि क्वांटम कंप्यूटिंग इस्तेमाल करता है क्यूबिट, क्लासिकल कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज इस्तेमाल करता है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज इस्तेमाल करने के कारण classical computers will always act in sequence while quantum computers can act in simultaneous manner। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये गेम आप खेल रहे हैं जिसमें ये 7-8 बॉल्स हैं जिसको आपको अल्टीमेटली सेंटर में पॉकेट करना है। ABCDEFGH, ये सब बॉल्स को आपको सेंटर में पॉकेट करना है। तो क्लासिकल कंप्यूटिंग मेथड होगा कि पहले सी जो सबसे नजदीक बॉल है उसको पॉकेट करेगा, फिर डी को करेगा, फिर एच को करेगा, फिर जी को करेगा, ऐसे एक एक करके सीक्वेंस में।
जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग इट विल स्टार्ट साइमल्टेनियसली, सारे बॉल्स अपने तरीके से आने लगेंगे नियर द पॉकेट एंड दे विल गेट पॉकेटेड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. So that makes quantum computing, because of its simultaneous analysis, because of its simultaneous operations, quicker as compared to classical computers, जहाँ पे sequential operations होते हैं, sequential processing होती है. अब ये कैसे साबित होगा कि क्वांटम कंप्यूटर्स आर फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटर्स? वैसे तो लॉजिकली दिख ही रहा है, बट इसके लिए गेम डेवलप किया गया. उस गेम को कौन कितना आसानी से सॉल्व कर देता है, कितने कम समय में सॉल्व कर देता है, उसके बेसिस पे तय होगा कि विच कंप्यूटिंग सिस्टम इज फास्टर. और उस गेम में क्वांटम कंप्यूटर्स हैव क्लियरली वन. इसी को कहा जाता है क्वांटम सुप्रीमेसी. What is quantum supremacy? It refers to the ability of quantum computers to solve a problem much efficiently as compared to classical computers. तो हाल फिलहाल में इसी से रिलेटेड एक न्यूज है क्वांटम सुप्रीमेसी से. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया है क्वांटम सुप्रीमेसी विथ हेल्प ऑफ अ सिंपल मैथमेटिकल गेम. तो क्वांटम सुप्रीमेसी मतलब effectiveness या efficiency of quantum computers over classical computers have been represented by Oxford University's scientists. तो क्वांटम सुप्रीमेसी गेम में असल में होता क्या है? क्वांटम सुप्रीमेसी गेम जो हाल फिलहाल में इस्तेमाल किया गया, उसमें एक ऐसा साइकिल लिया गया, साइकिल कह लीजिए या सर्कल कह लीजिए. उसमें बोला गया कि क्या ऐसा सिस्टम संभव है कि जिसमें ऑड नंबर ऑफ सेक्शंस हो. ये एक सेक्शन हुआ, दूसरा सेक्शन हुआ, तीसरा, चौथा. इज इट पॉसिबल टू हैव एन ऑड नंबर ऑफ सेक्शंस विच हैज टू बी फिल्ड विथ टू कलर्स, बट कोई भी दो सेक्शन में सेम कलर साइमल्टेनियसली नहीं होना चाहिए. सो कैन यू कलर अ सर्कल विथ ऑड नंबर ऑफ सेक्शंस यूजिंग ओनली टू कलर्स विथ नो टू एडजेसेंट सेक्शंस हैव सेम कलर? अब इस प्रॉब्लम को क्लासिकल कंप्यूटर सॉल्व कर ही नहीं पाया, जबकि क्वांटम कंप्यूटर्स हैव बीन एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब कैसे, दैट आई ऑल्सो डोंट नो. इसलिए आप भी बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा. मैं भी सुबह से सोच ही रहा हूँ कि ये कैसे संभव है कि ऑड नंबर होगा एंड देन ऑल्सो डिस्पाइट ये दो ही कलर का इस्तेमाल करते हुए भी ऐसे उसको कलर करना है कि दो सेक्शंस में सेम कलर ना हो. ये क्वांटम सुप्रीमेसी गेम हाल फिलहाल में कंडक्ट किया गया और जिसको सॉल्व कर पाया क्वांटम कंप्यूटर्स. कैसे किया इवन आई डोंट नो. सो यू ऑल्सो प्लीज डोंट पुट योर माइंड बिहाइंड इट. अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत नहीं है. बट क्या पता अगर इतना डिटेल में पूछ ले यूपीएससी वगैरह में क्वांटम सुप्रीमेसी गेम क्या होता है, क्वांटम सुप्रीमेसी होता क्या है, तो ये सब आप बता सकते हो. क्वांटम सुप्रीमेसी मतलब mechanism that proves that quantum computers are efficient, superior as compared to classical computers. और उसी को प्रूव करने के लिए कई बार कुछ गेम्स डेवलप किए जाते हैं जिनको कहा जाता है क्वांटम सुप्रीमेसी गेम. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. वन मोर थिंग, द फर्स्ट क्लेम ऑफ क्वांटम सुप्रीमेसी वाज मेड बाय कंपनी गूगल. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आइस क्रंच, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है आइस क्रंच प्रोजेक्ट. आइस क्रंच का पूरा नाम है आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्थ वेस्ट हिमालयन. अब इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिए कि आइस क्रंच प्रोजेक्ट नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय रीजन के लिए है एंड इट हैज बीन कोलैबोरेटिवली या फिर ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय साइंटिस्ट्स ऑफ इंडिया एंड स्विट्जरलैंड. आइस क्रंच प्रोजेक्ट में मेनली स्टडी किया जाएगा कि ऐसे कौन कौन से न्यूक्लियाई पार्टिकल्स हैं जिसके अराउंड आराम से आइस क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, या कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियाई पार्टिकल्स हैं जिसके अराउंड आराम से वाटर डिपॉजिट होकर के क्लाउड बन जाता है. तो आइस क्रंच प्रोजेक्ट विल स्टडी आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल जिनके अराउंड आइस बन जाए, एंड क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, ऐसे पार्टिकल जिनके अराउंड क्लाउड बन जाए इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन. तो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन में स्टडी होगा आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल एंड क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के बारे में. इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया आइस क्रंच. टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आर्टिकल 200 से रिलेटेड जो प्रश्न था इसमें 3 स्टेटमेंट सही हैं, बस एक स्टेटमेंट गलत है.
द गवर्नर इज बाउंड टू गिव assent टू द एनी बिल रिटर्न बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट एनी चेंजेस। ठीक है। चौथा स्टेटमेंट गलत है, मनी बिल कैन नॉट बी रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया मनी बिल कैन बी रिजर्व बाय the governor for consideration of the president in some extraordinary circumstances if it has some impact on national interest, national security। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये कोलोसल बायोसाइंसेस में दूसरा स्टेटमेंट गलत है, डायर वुल्व्स आर बिगर व्हेन दे वेर बिगर देन द मॉडर्न डे ग्रे वुल्व्स। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये क्वेश्चन में ऑप्शन देने में थोड़ी गलती हो गई थी, 3 स्टेटमेंट्स हैं तो इस तरीके का ऑप्शन होना चाहिए था। करेक्ट आंसर वुड बी 2 and 3। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सी बर्ड, ऑफकोर्स ये तो सीधा साधा प्रश्न है, वेस्टर्न कोस्ट पे मेजर नेवल बेस बनाया जा रहा है। एंड वोलेटिलिटी इंडेक्स, स्टेटमेंट 1 इज राइट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। वोलेटिलिटी अगर ज्यादा होगा तो दैट इंडिकेट्स लेसर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, नॉट हायर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।